कि अगली बार देश के विरोध में अगर कोई कुछ बोला तो यही हश्र होगा जो आपका हुआ है। ठीक है, सत्ता के दबाव में आकर के कोई फैसले नहीं दे रहा है। आप ये देखिए ना, कपिल सिब्बल जैसे लोग इनका केस लड़ते हैं और बांग्लादेश में मिला लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। उसका क्या हश्र हुआ? सजा दी जाती है या कोई एक्शन किया जाता है तो कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया, जबकि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा निकाय है जिसमें कोई व्यक्ति चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और मैं जब अतीत को देखता हूँ, इतिहास को, तो केवल कांग्रेस का हस्तक्षेप वहाँ पाया जाता है जहाँ कांग्रेस ने कोशिश की है। सर 2020 में आपने देखा दिल्ली दंगे हुए थे, जिसमें मुख्य जो मास्टरमाइंड थे उमर खालिद और शरजील इमाम को माना गया था। उन पर थोड़ा अलग धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, तो उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बाकी 5 लोगों को जमानत मिल चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सही है, जो आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, मगर फिर भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि इनको सज़ा कब मिलेगी। आप समझ रहे बात को? देखिए, बेल खारिज होना एक अच्छा चीज़ है। मैं खुद मानता हूँ कि उनको वो जेल के बाहर, वो जो एंटी नेशनल्स लोग हैं वो जेल के बाहर नहीं आना चाहिए, मगर मुद्दा ये है कि उनको सज़ा कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है। कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी। कहाँ मिलेगी, अगर समझ लीजिए चौराहे पे, बीच चौराहे पे अगर उनको फांसी दे दिया जाए, एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं हम कि अगली बार देश के विरोध में अगर कोई कुछ बोला तो यही हश्र होगा जो आपका हुआ है, समझे। और ये ऐसा देखिए, कोई आसान मौत देने का ज़रूरत ही नहीं है। इन लोग को तड़पा करके चील नोचे, ये सब करे, समझे, ये करना बहुत ज़रूरी है। 50 लोगों की हत्या, 500 से अधिक लोग घायल हुए थे सर उस दौरान। और अभी जो कई लोगों को जमानत दी गई है, हालांकि हाई कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। जो वकील है उन्होंने एड़ी पाँव का जोर लगाया है, उसके बावजूद 5 लोगों को जमानत मिली है, 2 को नहीं मिली है। और उस पर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से ये राजनीति होती है कि कोर्ट जो है वो सत्ता के दबाव में आकर फैसले दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता के दबाव में आकर के कोई फैसले नहीं दे रहा है। आप ये देखिए ना, कपिल सिब्बल जैसे लोग इनका केस लड़ते हैं, ठीक है, और ये जो अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, सिंघवी जो हो गए, वो इन लोग का केस लड़ते हैं, तब जा कर के इन लोग का मैंने थोड़ा पलड़ा भारी होता है। वो भी देखिए, इन लोग कोई तर्क नहीं दे पाते हैं। अगर तर्क दे पाते तो आज ये बेल प्ली उनका खारिज नहीं होता, एक्सेप्ट हो जाता, बेल मिल जाता। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सरकार को भी जैसे ही आज देखिए, आज एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे, कोई बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को हम अलग करेंगे। कुछ दिन पहले बांग्लादेश से भी यही आवाज़ उठी थी कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग करेंगे और बांग्लादेश में मिला लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। उसका क्या हश्र हुआ? उसको वो 72 हुरों के पास में है, ठीक है। शरजील इमाम भी उसी समुदाय से आता है, उमर खालिद भी उसी समुदाय से आता है। कुछ ऐसे भी नारे लगे थे कि चिकन नेक जो है मुसलमानों का है, उस चीज़ को लेकर भी विवाद हुआ था। देखिए, कुछ मुसलमानों का नहीं है, ये देसी मुसलमानों का नहीं है, समझे। सबसे बड़ी बात आप सुनिए, बीच में टोकिएगा नहीं 2 मिनट। कोई अगर बोलेगा कि गुजरात भी तट पे है, कोई बोलेगा कि गुजरात को भी अलग कर दीजिए, कोई बोलेगा तमिलनाडु को अलग कर दीजिए, कोई बोलेगा पंजाब भी वहाँ पे है, पंजाब को भी हमें अलग चाहिए। बहुत सारा मांग उठेगा मैम, बहुत सारा। बंगाल को बोलेगा हम बांग्लादेश में मिला लेंगे, बहुत सारा मांगे उठेंगे, मगर ये मांग अगली बार ना उठे, इसलिए हमें बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि भाई ये जो आरोपी हैं, ये आरोपी को कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं कि इनको लेट गो कर दो, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ फांसी हो, वो भी कठोर कारावास के बाद फांसी हो, समझे। वो एक अंडाकार टाइप में एक जेल होता है ना, उसमें आप प्रॉपर पैर पसार पाते हैं ना, आप उसमें प्रॉपर कितने देर खड़े रहेंगे। आप फांसी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर्सन होता है कि उमर खालिद और शरजील इमाम को बरी करो, रिहा करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रेस क्लब में, आप बात कर रहे हैं फांसी देने की। कैसे फांसी दे देंगे सर? होने दीजिए मैम, इस देश का संविधान पे मुझे पूरा भरोसा है, इस देश के क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट पे मुझे पूरा भरोसा है। जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बिका हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई होती तो पता नहीं आज तक कितने वर्डिक्ट ऐसे आ जाते, समझे। सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है आपको? देखो, मेरे को इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि वो अपराधियों को छोड़ने पे लगी है। अभी 1993 के कुछ छोड़े थे बीच में उन्होंने, 2 महीने पहले बेल हुई है उनकी, मतलब पूरा ही केस रफा दफा कर दिया है कोर्ट ने। और अभी आप बता रहे हो 5 की वो, मतलब 2 की क्या कर दिया, मतलब 2 का जमानत खारिज कर दी। 2 की खारिज, 5 को जमानत मिल चुकी है, 5 की खारिज, 2 की खारिज। 5 शरजील इमाम 5 को दे दिया ना जमानत,
और 2 की खारिज कर दी है। कुछ दिन बाद मुझे 2 की भी खबर सुनने में मिल जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। और रही बात अपराधियों को, हमारी कोर्ट को अपराधी मानती नहीं है। आपने बताया खुद 50 से ज़्यादा मौतें हुई है उस 2019 में। मैं खुद दिल्ली में 2020 हाँ 2020 था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पे। तो जब ये सबसे बड़ा दिल्ली का हमला था वो, और जगह दंगे भड़कने की वो थी। और मतलब 50 गिनती में दिखाएं मरे कितने। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही तरफ के मरे, दोनों तरफ के मरे। इन लोगों की वजह से दंगे होते हैं। और फिर ये नारा लगाते कि हम भारत तेरे टुकड़े कर देंगे, हम ये केरल को अलग कर देंगे, ये कर देंगे। अब इन्हीं लोगों को ये निकालने पे लगे। अभी तो उनकी दबाव में आके मतलब जो भी है कुछ लोगों का मतलब मेरे जैसा या जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। 2020 के दंगों के मुख्य जो मास्टरमाइंड थे उमर खालिद और सर्जिल इमाम, उनको जमानत खारिज कर दी गई है। बाकी उनके साथ जो 5 अन्य लोग थे उनको जमानत मिल चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, किसी भी तरह की किसी व्यक्ति को यदि जमानत दी जाती है तो ये कानूनी आधार पर होती है। यदि आप देखेंगे इसको किसी भी तरह के राजनीतिक पहलू से, तो ये सीधा सीधा कहना गलत होगा कि किसी को राजनीतिक माध्यम से जमानत मिली है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का यही काम है, किसी भी यदि आरोपी को सजा दी जाती है या कोई एक्शन किया जाता है तो कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कराया, जबकि ऐसा नहीं है। यदि किसी को जमानत मिली है तो वो कानूनी आधार पर मिली, ये बात स्वीकार करनी होगी, विपक्ष को भी स्वीकार करनी होगी। लेकिन विपक्ष ने आज राजनीति का मुद्दा सीधा सीधा भारतीय संविधान के मूल्यों पर हमला करने को बना लिया है। चाहे आप किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, उमर खालिद जी की बात करते हैं लेकिन उसको अपनी राजनीतिक, उमर खालिद जी, देखिए सम्मान पहले है, चाहे आप किसी को भी दे दीजिए, लेकिन किसी की भी बात करके उनको सीधा अपना राजनीतिक पापड़ गर्म करने होते हैं। आप देखिए, पहले आतंकवादी गतिविधियों को कांग्रेस शासन में कितना बढ़ावा दिया जाता था, दंगों को बढ़ावा दिया जाता था। आज वो दंगे खत्म हो चुके हैं। यदि आज उन्होंने किसी भी तरह से जमानत ले ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सदैव बरी हो गए, उनको क्लीन चिट मिल गई। भारत की न्यायपालिका उनको दंडित करेगी। और आज का युवा और आज का भारतीय ये समझता है कि किसी भी तरह के आरोपी को तत्काल में यदि जमानत मिल जाने पर उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। यदि उसकी मानसिकता अमानवीय है तो उसको आगे चलकर भारतीय न्यायपालिका के आधार पर, कानून के आधार पर सजा मिलेगी। और हम सब यही मांग करते हैं कि जो भी दोषी है, कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज़ाद नहीं है, वो किसी के दबाव में आकर फैसला दे रहा है। और ख़ास तौर पर जब बात उमर खालिद जैसे युवाओं की आती है जिन पर संदिग्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर देश में आतंकवादी देश विरोधी गतिविधियाँ फैलाने का आरोप लगा है, या जिस तरह से ये रिप्रेजेंट किया गया था उस समय कि भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की गई 2020 में, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर थे। आपने देखा होगा क्या हासिल हुआ था, 50 लोगों की तकरीबन हत्या हुई थी और 500 से अधिक घायल हुए थे। तो इस तरह की दंगों में संलिग्न होना, उनका मास्टरमाइंड कहलाना, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही विस्तृत मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा निकाय है जिसमें कोई व्यक्ति चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष की सदैव विचारधारा रही है, किसी भी मामले में यदि किसी जज ने कोई भी फैसला दे दिया हो और यदि कांग्रेस को अपनी नीतियों के आधार पर जो भारत के अगेंस्ट काम कर रही हैं, उनकी पॉलिसियां, सदैव कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति और भारत के संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं भारत में जब भी अमेंडमेंट को लाई गई है कांग्रेस के शासन में, उनमें उनके निजी लाभ की निहितता पाई गई है। आप चाहे इमरजेंसी की बात कर लें, वही आज कर रहे हैं वो। उनका इस केस में भी यदि सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला दिया है, जमानत दी है, तो कागजों के आधार पर, अपीलों के आधार पर। आप देखिएगा, कोई भी चीज साक्ष्यों के आधार पर होती है। यदि मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते कई लोग, जैसे एक मौलाना थे, मौलाना मदनी करके हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से संविधान के हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट चलता है तो सुप्रीम कोर्ट है, नहीं चलता तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भेदभाव कर रहा है, वो स्वच्छंद फैसले नहीं दे रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा झूठ है जो केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है कि सुप्रीम कोर्ट आज कानूनी आधार पर या संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सदैव, आज नहीं, सदैव
कानून के आधार पर काम करता है। मैं खुद वकील हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। अभी भी मंत्रालय में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, भारतीय संविधान पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा भी, और मैं जब अतीत को देखता हूँ, इतिहास को, तो केवल कांग्रेस का हस्तक्षेप वहाँ पाया जाता है जहाँ कांग्रेस ने कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करे, लेकिन कर नहीं पाई। और कांग्रेस ने भारतीय पार्लियामेंट का, अपनी संसद की शक्ति का गलत इस्तेमाल करके संविधान पर हमला किया है। ये आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाती, भारतीय जनता पार्टी पर लगाती कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक चीज़ों का उल्लंघन कर रही है, संविधान की अवहेलना कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रही है। ये बहुत बड़ा फेक नैरेटिव है। कांग्रेस ने सदैव दो पहलों पर काम किया, एक तुष्टीकरण और दूसरा फेक नैरेटिव। कांग्रेस सत्यता पर काम नहीं करती है, कांग्रेस सदैव झूठ फैलाने पर काम करती है। उनका एजेंडा है पीआर के आधार पर भारत की विकास और प्रगति को रोकना, भारत की संवैधानिक निकायों पर आप ये कहना चाह रहे कि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनलिस्ट है? कांग्रेस ने, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, भारत के राष्ट्रपिता, उनका नाम का गलत उपयोग किया है, सबसे पहली बात। अब आप जब नेशन के इंटरेस्ट में बात करेंगे तो जो राष्ट्रभक्ति होती है वो राष्ट्रभक्ति दिखती है, वो केवल नीतियों में लिखने के लिए नहीं होती, जमीन पर दिखती है। लेकिन आप देखिएगा कांग्रेस का नेतृत्व, जब भी कांग्रेस का नेतृत्व विदेशों में जाता है, भारत माता के हृदय पर हमला होता है, वहां से भारत माता के स्वाभिमान को खंडित किया जाता है, वहां से भारत का मान ऊंचा करने की जगह भारत का मान गिराया जाता है। ये क्या है? ये क्या नेशन के फेवर में है? आज भारत का युवा और भारत के हर एक नागरिक पिछले आम चुनावों में ये सिद्ध कर चुके हैं कि कांग्रेस की नीति भारत के हित में नहीं है, कांग्रेस की सोच और विचारधारा भारत के हित में नहीं है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस एक भारत संस्कृति के, भारत के मूल्यों के, भारत के संरक्षण के विरोध में काम कर और जो भी एजेंडा हो उनका, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को खंडित करने का प्रण लिया हुआ है, उसके लिए काम कर रही है। और ये चीज़ भारत की जनता ने दरकिनार कर दी है। कांग्रेस को आप देखिएगा, दिल्ली में शून्य दिया गया था। कांग्रेस को आप देखिएगा जहाँ भी जाते हैं, अभी बिहार चुनाव में हार, अभी आप बंगाल को बात करिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर देखिएगा। मैं बताता हूँ, बंगाल के अंदर किसी भी चीज़ को न्यायपालिका से जोड़ने का तंत्र ही नहीं बचा। लेकिन आज दिल्ली में, आज जो भी शासन है, आज मध्य प्रदेश में जो भी शासन है, उत्तर प्रदेश में जो भी शासन है, वो पूरी तरह से न्यायपालिका के आधार पर है। मैं बताना चाहता हूँ, अभी प्रश्न उठ रहा था न्यायपालिका पर कि न्यायपालिका ने जमानत दे दी। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, ये बात किसी छुपी नहीं है कि न्यायपालिका में कोई भी चीज़ एक पक्षीय नहीं हो सकती। सवाल ही उठता ना कि जो जज हैं उनके घरों में करोड़ों में कैश मिलता है, जब किसी जज के घर में आग लगती है, कहाँ से आते इतने पैसे? मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। भारत में भी जज होना किसी का व्यक्तिगत काम के आधार पर होकर संवैधानिक शक्ति है। यदि संवैधानिक शक्ति के आधार पर किसी ने जज की परीक्षा पास कर ली और जज बन गया है और उपरांत उसने भारत के संविधान की शक्तियों का गलत उपयोग किया है, तो हमारे पास कई कानून है जिसमें संसद में, सदन में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अपीजमेंट के आधार पर जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है। हम लोग कानूनी आधार पर काम करते हैं। जनता मांग करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव से, रिप्रेजेंटेटिव अपना पक्ष पेश करता है और कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि संविधान काम नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि जिस जज के घर में पैसा निकला है, भारत की ईडी और सीआईडी जैसे निकाय उन पर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है एक नागरिक होने के नाते कि हम उन पर विश्वास करें। लेकिन जब हम देखते हैं आज युवा होने के नाते कांग्रेस की वो नीति जहां पर वो विश्वास खोने का एक रास्ता दिखाते हैं, ईडी से, इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे व्यवस्था पर उंगली उठाना किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। मैं बताना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक स्वार्थ के हितों के आधार पर न्यायपालिका पर, वहाँ की कार्यपालिका और वहाँ की विधायिका पर उंगली उठाई गई और आप नतीजा देख सकते हैं।